अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ठीक ठाक, खैरियत। आज पढ़ने जा रहे टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव। पिछले लेक्चर में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा है। वेव्स क्या है? हमने कहा था कैरियर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। यानी मैं जो बातें कर रहा हूँ साउंड वेव्स है, ये यहाँ से वहां तक आप तक एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है, ये तरीका हमने समझाया था वेव्स के जरिए से। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स है उसमें ट्रांसवर्स वेव्स है, कंप्रेशनल वेव्स है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और फिर हमने एक और पढ़ी थी वेव की टाइप मैटर वेव्स। आज वेव्स के साथ जो टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म्स रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। जिस तरह वेवलेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, फेज है, वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, जो भी सब के सब आज स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिंग देते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव या टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद वेव। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें किसी वेव की जरूरत है। हम एक वेव बनाएंगे बोर्ड पर, तो इस वेव से हम सारे टर्मिनोलॉजीज याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वो वेव चाहे कंप्रेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे ट्रांसवर्स वेव्स हो, सब में ये टर्म मौजूद होते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, इसमें भी ये टर्म मौजूद है। मैकेनिकल वेव्स में कंप्रेशनल है या ट्रांसवर्स वेव्स है, उनमें ये टर्म मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वेव से समझा देंगे जो हम आसानी से समझ सके। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वेव ड्रा करूं। फिर से कह रहा हूं, अब जो हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर रिलेटेड विद ईच एंड एवरी वेव, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, ट्रांसवर्स वेव्स हो या कंप्रेशनल वेव्स हो। तो लेट हम बनाएंगे एक वेव ट्रांसवर्स वेव्स की। क्या? ट्रांसवर्स वेव। लेट सपोज हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है इस तरह। दिस इज अ टाइप ऑफ अ डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से वेव्स है? वो वेव्स जिनमें पार्टिकल्स प्रोपगेशन, फॉर एग्जांपल ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में सिंक में वेव जा रहा है, अगर पार्टिकल्स इसके अप एंड डाउन वाइब्रेट करे, मूव करे, तो ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसमें सबसे पहले है वाइब्रेशन। द फर्स्ट टर्म रिलेटेड विद दिस टॉपिक या दिस वेव इज वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? यहां से वेव स्टार्ट। चलिए इस डायग्राम को, मतलब इस सिंबल को इस तरह करते हैं, इस डायरेक्शन में, नो मैटर। यहां से वेव स्टार्ट, जिस पॉइंट से वेव स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वेव सपोज इस तरह है, ये वेव जा रहा है अब यहां तक। जब वेव ने एक साइकिल कंप्लीट की, ये देखें, वेव यहां से आप, यहां, फिर नीचे, फिर से वहां। ये देखें, ये पार्टिकल से सही है, अपनी मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन को बोलते हैं, हम आगे लिखेंगे। अप, फिर से मीन पोजीशन, डाउन, फिर से मीन पोजीशन। ये एक साइकिल मुकम्मल है। जब वेव एक साइकिल मुकम्मल करे तो इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। यानी अगर एक वेव वन साइकिल कंप्लीट करे, अगर एक वेव वन साइकिल, ये यहां से स्टार्ट आकर यहां, फिर से यहां स्टॉप, अगर एक वेव एक साइकिल मुकम्मल करे, इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? चिकल। जब एक वेव एक वाइब्रेशन मुकम्मल करे तो इसको, एक साइकिल मुकम्मल करे तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रस्ट।
चलिए क्रस्ट बोलते हैं, या क्रस्ट से पहले हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अब इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। यानी इस टोटल लाइन को हम कहेंगे मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से देखिए, एक है अपर साइड, एक है लोअर साइड। मीन पोजीशन से इस पार्टिकल, यहां पर जो पार्टिकल होता है, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस पार्टिकल ने इतना कवर किया है, अब इस पार्टिकल ने इतना कवर किया है, इस पार्टिकल ने इतना कवर किया है। यहां से पार्टिकल्स अब जा रहे हैं, फिर वापस नीचे। अब मीन पोजीशन से अपर साइड पर या लोअर साइड पर पार्टिकल्स ने मैक्सिमम कौन सी मसले कवर किए? ये नहीं है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक, क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है? अब मीन पोजीशन से पार्टिकल्स अप या डाउन, अगर जो मैक्सिमम फासला कवर करे, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे ईदर साइड जो मैक्सिमम फासला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड। किसी भी साइड पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वेव ने जितनी फासला कवर की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लेट सपोज हम डिनोट करेंगे एक्स नॉट से, ए नॉट, एक्स नॉट, पी नॉट से सिंबल। एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अब देखें, यहां से यहां तक वेव ने फासला कवर किया, यहां से यहां तक कितने, और यहां से यहां। अब इस जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये तो एम्पलीट्यूड है। अब मैक्सिमम के अलावा जितने भी फासले वेव ने कवर की है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। याद रखें, मीन पोजीशन से जो भी फासला वेव अपर या नीचे कवर करे, चाहे वो ये हो, ये हो या ये हो, ये तो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में जो मैक्सिमम वाला है वो है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एट एनी साइड। किसी भी साइड पर वेव ने जो फासला कवर किया, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अब इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन इन डिस्प्लेसमेंट्स में एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है जो मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट। क्या एम्पलीट्यूड नहीं है? जी इज एम्पलीट्यूड। अब यही एम्पलीट्यूड इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट, यानी एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नॉट एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम फासला है, ये एम्पलीट्यूड भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। ये एम्पलीट्यूड के लिए और क्या होना लाजमी है? मैक्सिमम। और ये तो मैक्सिमम है, लेकिन इससे नीचे वाला, ये फासला तो है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। इसलिए एम्पलीट्यूड आया मैक्सिमम और मैक्सिमम आया डिस्प्लेसमेंट में। तो एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड नहीं है। सो दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। अब एक क्रस्ट, ये आता है स्टेशनरी व्यूज में। चलिए इसको यहां पर समझते हैं, व्यूज में आता है मीन पोजीशन से। अपन इसको नोड बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं, अलग बात है, वो हमने पढ़ते किताब में नहीं है। मीन पोजीशन से अपर साइड पर जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी पार्ट ऑफ अ वेव। लेकिन कौन सा वेव? याद रखिए, ये है ट्रांसवर्स वेव्स में,
किस वेव में? कंप्रेशनल वेव्स में ये नहीं होता है. क्रस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स. वहां पर क्रस्ट हैज इंस्टेड वी हैव कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बाद में. पहले ये समझते हैं. पार्ट ऑफ अवेव ट्रांसवर्स वेव्स अबव मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से अबव जो इस साइज को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. और एक होता है ट्रफ. ट्रफ क्या है? पार्ट ऑफ अ वेव. लेकिन कौन सा वेव? याद रखिए, ट्रांसवर्स वेव. बिलो मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा बोलता है, अब इसको ट्रफ. यानी ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, लेकिन ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है. अपर साइड इज क्रस्ट, लोअर साइड इज ट्रफ. नेक्स्ट, अब ये दो क्रस्ट, और यहां पर भी होता है क्रस्ट. ये भी तो क्रस्ट है यहां पर, लेकिन ये दो क्रस्ट मुत्तसिल है, कंसेक्यूटिव है. पश्चिम में बोलते हैं परलपस से. दीज टू वेव्स जो क्रस्ट रखते हैं, ये वेव जो दो क्रस्ट है, ये मुत्तसिल है, और ये दो ट्रफ्स भी क्या है? मुत्तसिल. अब इन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स या इन दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो फासला है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा. क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ बोलते हैं. क्या? यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स आर ट्रफ. अब यहां पर भी दो हो सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से सपोज यहां तक. मतलब जो भी दो क्रस्ट हो, मुत्तसिल हो, कंसेक्यूटिव हो, या जो भी दो ट्रफ्स हो कंसेक्यूटिव, इनके दरमियान जो फासला, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. क्या बोलते हैं इसको हम? wavelength. What is wavelength? Wavelength is distance between two consecutive crusts, और शायद यहां पर यू होता है, और troughs is known as wavelength. इसका सिंबल लैम्डा. इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा. लैम्डा इट इज सिंबल ऑफ वेवलेंथ. इसका नोट होता है मीटर. मीटर क्योंकि डिस्टेंस है. ये है वेवलेंथ. एक होता है फ्रीक्वेंसी. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. चलिए इससे पहले पढ़ते हैं टाइम पीरियड. तो क्या पढ़ेंगे? टाइम पीरियड. टाइम. व्हाट इज टाइम पीरियड? अब सुन ले. व्यू यहां से स्टार्ट आया आया आया, यहां पर हाफ साइकिल, ये है कंप्लीट साइकिल. अब एक साइकिल को सुन ले, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है टाइम पीरियड. यानी द टाइम required to complete one cycle is known as time period. What is time period? The time required to complete one cycle. Time required to complete one cycle, one vibration is known as time period, capital T. हर वेव का अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग वक्त होता है हर वेव का एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए. वो डिपेंड करता है इसकी स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर. जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें. आगे चले. नोट 1 2 3. अब नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. क्या? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है? सुन ले. एक सेकंड में वेव जितने साइकिल्स कंप्लीट करे, जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करे, वो है वेव का फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में, सपोज करें 1 सेकंड में 1 2 3 4 5. एक सेकंड में इस वेव ने 5 साइकिल, 5 वाइब्रेशंस मुकम्मल किए, तो इसलिए इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 5. क्या? द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
completed by a wave in 1 second unit time is known as number of vibrations. Vibrations बोले तो cycles completed in 1 second unit time is known as frequency, is known as R. हमने कहा था the time required to complete one cycle. अब उसी टाइम का आप रेसिप्रोकल ले, उलट ले. लेट सपोज ये टाइम है भाई, टाइम का उलट क्या होना चाहिए? टाइम का उलट 1/t by 5. What is the reciprocal of 5? It's 1/5. तो what is the reciprocal of t? It's 1/t. अब इस 1/t को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड is called chish. What? Frequency. यानी इसका जो सिंबल है वो f है. f is equal to 1/t because 1/t is the reciprocal of time period. Mean अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो बताइए क्या फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो गया? क्योंकि जितना टाइम ज्यादा मतलब ज्यादा वक्त में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई से 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशंस, तो फ्रीक्वेंसी इज 5. और अगर इसी 1 सेकेंड में एक वेव 2 वाइब्रेशंस मुकम्मल करे तो फ्रीक्वेंसी इज 2. मतलब चल इसको अलग तरीके से समझते हैं. टी को यहां पर शिफ्ट करते हैं. सो टी इंटू एफ इज इक्वल टू 1, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज. अब बताएं, अगर मैं टाइम पीरियड को ज्यादा करूं तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी कम, ताकि आंसर 1 कांस्टेंट रहे. बाय इट्स कांस्टेंट 1. अब अगर मैं टाइम पीरियड को कम करूं तो फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिकली ज्यादा होना चाहिए, ताकि आंसर क्या है? 1. यानी अगर हम टाइम पीरियड को कम रखें तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और अगर हम टाइम पीरियड को ज्यादा रखें तो फ्रीक्वेंसी कम. इनवर्स रिलेशन है इसका. सो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट्स यूनिट्स इज, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे क्या है? टाइम. तो 1/सेकेंड यानी पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज पर सेकेंड, या पर साइकिल भी बाज़ हम बोलते हैं. पर सेकेंड, पर साइकिल या हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये है द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट वन, फेज. फेज भाई, फेज इज नथिंग बट एंगल. फेज इज नथिंग बट एंगल. थीटा. फेज क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन होता है, वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन में आता है एंगल थीटा. ये थीटा हमें वेव की पोजीशन और डायरेक्शन बता रहा है. लेट्स सपोज आई से लाइक दिस. फॉर एग्जांपल यहां से देखते हैं, यहां से इसको इरेज करते हैं. इधर ये वेव है. अब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं यहां से स्टार्ट यहां तक आ गया तो ये हो गया 360 डिग्री. कितने डिग्री? ये 180, 180. हाफ साइकिल 180, 180. नेक्स्ट हाफ साइकिल अगेन 180, 180, 180 आया 360 डिग्री. अगर हम इस ग्राफ को एंगल्स में डिवाइड करें तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री. अब अगर मुझसे कुछ पूछ ले कि भाई थीटा इज 90 डिग्री, तो बताए क्या मैं इसको नहीं बोल सकता कि यार आपका वेव अपर साइड पर मैक्सिमम पोजीशन पर है? क्योंकि अगर यहां पर थीटा 90 तो ये 90 की वैल्यू है, हाँ कभी यहां पर मौजूद है. लेट सपोज कोई मुझसे पूछते कि थीटा इज 60 डिग्री, तो बताए क्या मैं यहां पर नहीं होऊंगा? तो आई विल टेल अ व्यू इज हियर. अगर कोई बोले आपका थीटा इज 120 डिग्री, तो बताइए क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहां पर हूं? ये इस एंगल की मदद से आप वेव की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्शन भी कैसे? कोई पूछ ले मुझसे कि थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, बताए वेव किस तरफ जा रहा है? ये देखिए, क्या ये थीटा 0 से 90 नहीं आ रही है? ये
तो क्या वेव इंक्रीज नहीं कर रहा है? क्या वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? क्या वेव अपर साइड पर नहीं है? मतलब द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो इस एंगल की वजह से हम वेव की पोजीशन और डायरेक्शन यानी फेज क्या है? फेज इज एन एंगल that specifies, that tells the position and direction of a wave. ये किसी वेव का डायरेक्शन और पोजीशन मुझे बता सकता है कौन? वेव, सॉरी फेज। ये है फेज। एक होता है वेव फ्रंट। क्या? वेव फ्रंट। अब वेवफ्रंट को समझने के लिए I'll erase these two diagrams. I'll make another one. चलो 1 2 3. What is wavefront? थोड़ा ट्रिकी तो है लेकिन मुश्किल नहीं है। What is wavefront? What is wavefront? Wavefront क्या है? wavefront, let's suppose फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, द बॉडी इज वाटर। यहां पर मैंने एक वेव सोर्स रखा। क्या रखा मैंने यहां पर? वेव सोर्स, जो हर डायरेक्शन में वेव्स को जनरेट कर सकता है, इन ऑल डायरेक्शन। और सुन ले, इट इज प्योर वाटर, आई मीन ये है होमोजीनियस मिक्सचर। आप जानते होंगे होमोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो, डेंसिटी सेम हो, वन फेज, उसका बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर सेम वाटर है। अब मैंने यहां से एक वेव जनरेट किया इस तरह, ये देखें, लेट ये वेव। अब यही वेव तो ऊपर भी जाएगा, यही वेव यहां पर भी आएगा, यही वेव नीचे भी आएगा, मतलब हर डायरेक्शन में वेव चला जाएगा। अब देखें, अगर मैं इन पॉइंट्स को देख लू, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इफ द मिक्सचर इज होमोजेनियस देन द स्पीड ऑफ वेव इन ईच डायरेक्शन इज सेम। अगर मिक्सचर होमोजेनियस, एक एक मिक्सचर है, मतलब यहां पर डेंसिटी सेम, यहां पर सेम, यहां पर सेम, सेम डेंसिटी है, तब बात सही है, वरना ये बात गलत आएगा अगर होमोजेनियस नहीं है। तो अगर मीडियम होमोजेनियस है तो भाई हर डायरेक्शन में द स्पीड ऑफ वेव इज सेम। तो जब स्पीड सेम तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे सब? बिकॉज हमें पता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब टाइम तो यही कांस्टेंट, अगर एस कांस्टेंट तो v, मतलब अगर v सेम है तो एस सेम है सबका। अगर यहां पर v है तो एस एस है, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस। अब क्या ये, अगर इसको मैं उल्टा इस तरह लिखूं तो क्या ये अपर साइड नहीं है, क्रस्ट नहीं है? क्या ये क्रस्ट नहीं है? क्या ये क्रस्ट नहीं है? क्या ये क्रस्ट नहीं है? मतलब एक जगह पर क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट मींस यहां पर सारे एंगल्स कितने? 90। इट मींस हर वेव का, ईच वेव का फेज सेम है, क्योंकि हर वेव हर सिंप में, ये देखें, ये फिर से ये है, यहां से पीछे वाला ये, यानी इस सारे पॉइंट्स पर आ गए क्रस्ट। क्रस्ट मींस 90 डिग्री। अब सारे एंगल्स कितने डिग्री है? 90। 90 डिग्री मींस फेज सेम। और अगर फेज सेम हो, इसको हम फिजिक्स जबान में बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं? सेम फेज। अब इस मीडियम में वो जगह, वो एरिया, वो पॉइंट्स जहां पर सारे वेव्स सेम पेज में हो, ऐसे पॉइंट को, ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। लेट द वेव मूव्स फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। यहां से भी आगे जाएगा, यहां से भी आगे जाएगा, यहां से भी आगे जाएगा। अब देखिए, क्या ये इस पॉइंट पर सारे वेव सेम पेज में नहीं? अगेन सेम डिस्टेंस भी देखिए, सेम डिस्टेंस है। फिर से लेट यहां पर भी हम एक ही बनाए, यानी हर पॉइंट पर एंगल सेम आ रहा है। अब अगर आप ट्रब की बात करें, ट्रब की बात करें, ये देखें, सिर्फ क्रस्ट तो नहीं है, ट्रब भी तो मौजूद है। ये देखें, क्या इस, सॉरी ये वाला,
क्या यहाँ सारे पॉइंट सेम नहीं है? यानी वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट वो प्लेन है वेयर all particles vibrate with same pace. जिस मीडियम में वेव जा रहा है, अब जरूरी यहां पर मीडियम तो होना चाहिए, वाटर है, अब वाटर ऊपर जा रही है, ये 90 डिग्री पर है, यहां पर 90, यहां पर 90, यहां पर 90, मतलब ऑल पार्टिकल्स मूव अपवर्ड विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, क्या ये सेम फेज नहीं हुआ? क्या ये पार्टिकल्स इन फेज नहीं है? अब जिस प्लेन पर ये वेव इन फेज है, ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। और ये हम स्टडी कर सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में। अगर मिक्सचर हेटेरोजेनियस है, अलग मिक्सचर है, यहाँ डेंसिटी अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो स्पीड डिफरेंट, तो फेज डिफरेंट, डिस्टेंस डिफरेंट, तो फिर इसको वेव फ्रंट पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग। Therefore हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है जहां हर पार्टिकल सेम पेस से वाइब्रेट कर रहा है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव्स। एक होते हैं कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन। कंप्रेशनल यूज में होते हैं, ये कंप्रेशनल यूज इस तरह होते हैं, इसने लिखवाया था आप लोगों को। ये कंप्रेशन हमने कहा था जहां पर डेंसिटी ज्यादा, पार्टिकल्स क्लोज, ये है रेरिफेक्शन। जहां पर डेंसिटी कम, पार्टिकल्स अवे, ये तो लिखवाया था आप लोगों को। अगर चेक नहीं किया तो वीडियोस टाइप करें यूट्यूब पे, टाइप्स ऑफ वेव्स, कंप्रेशनल एंड जो ट्रांसवर्स वेव्स, इसके अंदर देखिए आप। अब यहां से यहां तक वेवलेंथ है, यहां से यहां तक ये भी वेवलेंथ लैम्डा है, ये कंप्रेशन उसकी शक्ल में, लेकिन हमें यहां पर समझ लिया तो ये मतलब ये काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो तक स्टडी जारी रखना, दुआ में भी याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।